इस कमज़ोर मध्यम रोशनी का स्वागत सार्ट से लेकर अर्नेस्ट फिशर तक, इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी के वामपंथी नेताओं तक ने किया था। पिछले वर्षों में समाजवादी देशों में मार्क्सवादी दर्शन को जिस भयानक ढंग से विकृत और खोखला कर दिया था, प्राग का यह नया आंदोलन उसमें नवजीवन फूंकने का एक सर्वथा अनूठा प्रयोग था। यह रोशनी उस विराट समाजवादी देश को आतंकित कर देगी जिसे दुनिया की उत्पीड़ित जनता अब तक मानवीयता का प्रकाश स्तंभ मानती आई थी। इससे बढ़कर इतिहास का क्रूर व्यंग और क्या हो सकता है। यह व्यंग एक दुःस्वप्न की तरह भयानक हो सकता है। इसका अनुमान प्राग की सड़कों पर रोती हुई औरतों को देखकर लगाया जा सकता है, किंतु सबसे भयंकर स्थिति उस सोवियत सैनिक की है जो टैंकों पर बैठे हुए बदहवास निगाहों से चेक जनता के विरोध प्रदर्शन को देख रहे हैं। हर जगह रूसी गो होम के नारे दिखाई देते हैं, जबकि उनके नेताओं ने उनसे यह कहा था कि वे इस देश को साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति दिलाने जा रहे हैं। कहाँ हैं वे साम्राज्यवादी शक्तियाँ? कहाँ हैं वे क्रांति विरोधी लोग जो चेकोस्लोवाकिया में पनप रही हैं? वर्षों पहले इन्हीं प्रागवासियों ने आंसुओं और फूलों से सोवियत सेना का स्वागत किया था। फासिज्म से चेकोस्लोवाकिया को मुक्त कराने में जिन रूसी सैनिकों ने अपने प्राण दिए थे, उनकी कब्रें इन टैंकों की मूक गवाह हैं जो आज प्राग को मुक्त कराने आए हैं। सोचता हूँ, राजनीति कितने चुपके से एब्सर्ड नाटक से भी अधिक तर्कहीन हो सकती है। प्राग में घूमते हुए सोवियत सिपाही हर तर्क, हर समझदारी, हर मानवीय बोध से परे हैं। उन्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, जबकि सोवियत प्रेस में बराबर यह कहा जा रहा है कि वे चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद की रक्षा करने आए हैं। जिस समाजवाद की रक्षा टैंकों और संगीनों के बल पर की जाए, उसे समाजवाद कहना भाषा का बलात्कार करना है। ऐसा ही बलात्कार मुद्दत पहले गोएबल्स ने किया था। उसकी सेनाएं भी हर देश को यहूदियों और कम्युनिस्टों से मुक्त कराने आई थीं, ताकि यूरोपीय संस्कृति की रक्षा की जा सके। आज प्राग में सोवियत सेनाओं को देखकर लगता है कि हिटलर का जितना संबंध यूरोपीय संस्कृति से था, उतना ही संबंध इन सेनाओं का समाजवाद से है। अचरज तो सिर्फ उस चीज़ पर होता है कि सोवियत सेनाओं को अपनी भाषा और बहानों पर भी पूरा विश्वास नहीं। उन्हें अपने आक्रमण को सही सिद्ध करने के लिए गोएबल्स की ही भाषा और तर्कों का सहारा लेना पड़ेगा। यही चीज़ हास्यास्पद उतनी नहीं जितनी दयनीय लगती है। हिटलर के तर्क एक दिन सोवियत संघ के कवच बनेंगे। आज प्राग इसका साक्षी है। यह कैसी विडंबना है कि जिस समाजवाद की रक्षा करने वे आए हैं, आज उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चेकोस्लोवाकिया के उत्कृष्ट कम्युनिस्ट कवि, लेखक और पत्रकार मोर्चा बांधकर उनके खिलाफ खड़े हैं। देश के सबसे लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेताओं को मुंह अंधेरे में चोरों की तरह अज्ञात स्थानों में बंद किया जाता है। अगर सोवियत सेनाओं को किसी पर विश्वास है, तो इस देश के कम्युनिस्टों पर नहीं, बल्कि पुलिस के अधिकारियों और उन बदनाम लोगों पर जो पिछले दिनों जनता के बीच आने का साहस भी नहीं कर पाते थे। यह कैसा समय है कि जिस तरह एशिया में अमेरिका केवल चौंकाई शेख और उसी तरह के राष्ट्रीय नेताओं पर आश्रित है, उसी प्रकार पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ आज केवल उन व्यक्तियों और शक्तियों में ही विश्वास करता है जो खुद अपने देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। प्राग की दीवार पर एक मोटे अक्षरों में लिखा है, दे विल नॉट पास। मुद्दत पहले का ज़माना याद आता है जब फ्रैंको की बर्बर फासिस्ट सेनाओं के खिलाफ यह नारा मैड्रिड की सड़कों पर गूंजता था। लगता है जिन चेक छात्रों ने सोवियत टैंकों के पीछे हिटलर का स्वास्तिक निशान बनाया है, एक गहरे स्तर पर उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की ट्रेजिक नीयत को खून और नीले आसमान में ढके उस प्रतीक के साथ जोड़ दिया है जिसका नाम स्पेन था। नारा वही है, सिर्फ मैड्रिड का स्थान प्राग ने ले लिया है और टैंकों के मालिक बदल गए हैं। मुझे एक और रात याद आती है। उन दिनों वियना में सोवियत और चेक नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी। हवा में हर क्षण नई अफवाहें मंडराती रहती थीं। समूचा प्राग सांस रोकी बातचीत का परिणाम सुनने को आतुर था। ट्राम की खिड़की से सहसा
मेरी निगाहें गली के नुक्कड़ पर ठिठक गई। आधी रात का समय और एक छोटी सी मेज के आगे लोगों की अंतहीन कतार। ट्राम से उतर मैं भीड़ के पास चला गया। मेज पर वही अपील रखी थी जो उसी दिन लेखक संघ के पत्र में छपी थी। अपील में दुबचेक और चेक नेताओं ने से आग्रह किया गया था कि आखिरी लम्हे तक वे अपने मानवीय सिद्धांतों से न डिगें। शताब्दियों बाद हमारे देश को आशा की किरण दिखाई दी है, किंतु यह हमारी ही आशा नहीं, समय आया है जब हम यह प्रमाण दे सकते हैं कि जिस लोकतांत्रिक समाजवाद का रास्ता हमने चुना है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस पर चलकर हम अपनी सभ्यता को सही अर्थों में मुक्त कर सकेंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी इस आकांक्षा को रूसी नेताओं के सामने रखिए। उन्हें हमारा दृष्टिकोण बहुत सफाई और धैर्य से समझाइए, किंतु अपने सिद्धांतों से पीछे न हटिए। हम बेताबी से आपकी खबर पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपके बारे में सोच रहे हैं। आप हमारे बारे में सोचना न भूलिए। हम सबकी ओर से आप चेकोस्लोवाकिया के इतिहास में वह पृष्ठ लिखिए जो इस संकटपूर्ण घड़ी में नियतिपूर्ण होगा। संतुलित भाव से लिखिए, लेकिन लिखिए साहस के साथ। बहुत मुश्किल से हमारे पास यह अवसर आया है। इस अवसर को हाथ से खो देने का मतलब होगा हमारा दुर्भाग्य और आपकी शर्म। हमें आप पर भरोसा है। यह समूची अपील नहीं, उसकी कुछ सतरें हैं। उस रात प्राग के हर नुक्कड़ पर हजारों लोग असीम धैर्य से कतार में खड़े खुद कतार में खड़े अपने हस्ताक्षर देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेम में सोए बच्चों के पीछे खड़ी माएँ और बच्चों की बूढ़ी दादियाँ जिनके हाथ कलम पकड़ते ही कांपने लगते थे। मिनी स्कर्ट पहनी लड़कियाँ जिनकी आंखें नींद से बोझिल थीं। नाइट क्लबों से आते हुए युवक और उनके टूरिस्ट मित्र सब जानते थे यह संकट की घड़ी है। सब जानते थे कि उन्हें इस संकट से उबारने कोई नहीं आएगा। पश्चिमी देश इसलिए नहीं क्योंकि वे समाजवादी देश के नागरिक हैं। कम्युनिस्ट देश इसलिए नहीं क्योंकि वे प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, जो उनकी स्थौलनवादी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन दो पार्टियों के बीच इस छोटे देश के लोग केवल अपने पर ही निर्भर रह सकते हैं। उस रात लाइन में खड़े इन प्रागवासियों को देखकर मुझे पहली बार किताबों के फार्मूलों में नहीं बल्कि ठोस जीवन व्यवहार से पता चला कि प्रौढ़ जात की प्रौढ़ संस्कृति क्या चीज़ होती है। शत्रु और संकट के सामने उनका धैर्य और संतुलन अद्वितीय था। कोई गुस्सा नहीं कि उनकी सीमाओं के भीतर उनकी इच्छा की उपेक्षा करती हुई सोवियत सेनाएं घूम रही हैं। कोई आक्रोश नहीं कि दिन दहाड़े मॉस्को, वारसा, पूर्वी बर्लिन के अखबारों में उन पर गालियों की बौछार होती है। गालियाँ जिनसे हम वाकिफ़ हैं, क्योंकि एक ज़माने में वे इसी रौ के साथ टीटो और युगोस्लाविया पर इस्तेमाल की जाती थीं। कोई आक्रोश नहीं कि जो देश आज तक अपने को मानवीयता का अगुआ कहता आया है वह इस छोटे देश को मिटाने के लिए उतावला हो जाएगा। जहाँ दुबचे के शब्दों में हम और कुछ नहीं समाजवाद को उसका मानवीय चेहरा जो अरसे से उससे अलग हो गया है दोबारा लौटाना चाहते हैं। मैं भीड़ की उस लंबी कतार को छोड़कर बीच सड़क पर आ जाता हूँ। प्राग की शांत गलियों में चलता हुआ सोचता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे निर्णयात्मक वर्ष इस देश में गुजारे हैं। क्या अपने दस्तखत देने से ही मैं कभी उसके प्रति अपना आभार और अंतहीन कृतज्ञता चुका सकूंगा? पिछले महीने में दुबचेक के नेतृत्व में चेक जनता पहली बार अपनी उदासीनता और उदासी से मुक्त हुई थी। जो लोग पिछले 20 वर्षों से आतंक से जो लोग पिछले 20 वर्षों के आतंक से मार्क्सवाद में अपनी उम्मीद खो चुके थे, उन्हें पहली बार एक नई किरण दिखाई दी। पिछले 7 वर्षों में मैंने उतनी बहसें, वैचारिक आदान प्रदान और सभाओं में भाग नहीं लिया जितना पिछले 7 महीनों में। चेक मार्क्सवादी दार्शनिकों के लेख पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में अनुवादित किए जाते थे। वैचारिक स्तर पर इतने कम समय में मार्क्सवाद एक रेनेसा का वातावरण उत्पन्न कर सकेगा, इसकी कल्पना भर भी दूभर लगता था स्टालिनवाद के मृत और निष्प्राण घेरे से मुक्त पाकर समूचा देश लंबी घुटन के बाद पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा है। किंतु खुली हवा की यह विशेषता है कि वह बंद सीखचों और तालों के बीच भी रास्ता बना लेती है।
और सोवियत संघ के वर्तमान नेताओं के लिए यह खतरे की निशानी थी। जो खतरा एक समय ज़ार को था, वही एक दिन अपने को मार्क्सवादी कहलाने वाले क्रांतिकारियों के लिए उत्पन्न हो जाएगा। यह देखकर अचंभा होता है। और सोवियत नेता सबसे अधिक भयाक्रांत थे। चेक आंदोलन से उतना नहीं जितना अपनी जनता से, जो स्वयं ताज़ी हवा के लिए लालायित दिखाई देती है। आकस्मिक नहीं कि सोवियत नेताओं के लिए चेकोस्लोवाकिया में होने वाला कम्युनिज्म में प्रजातंत्र एक ऐसी छूत की बीमारी थी जो रफ्ता रफ्ता पोलैंड, हंगरी और स्वयं उनके देश को दूषित कर सकती है। इससे पहले कि वह चेक सीमाओं के बाहर फैले, उसका उन्मूलन करना ही उन्हें उचित जान पड़ा, चाहे ऐसा करने में उन्हें पश्चिम यूरोप की समस्त वामपक्षी और कम्युनिस्ट पार्टियों का तीव्र विरोध ही क्यों न सहना पड़े। आज सोवियत संघ एक बंद समाज है, जो कहीं भी समाजवाद में होने वाले नए परिवर्तन और भय शंका से देखता है। वह देश जो किसी समय दुनिया की प्रतिगामी शक्तियों के लिए खतरे की निशानी था, आज स्वयं प्रतिगामी शक्तियों का सबसे खतरनाक दुर्ग बन गया है। जो कुछ महीने पहले पेरिस के छात्र प्रदर्शनों पर कीचड़ उछाल सकता है, वह अगर आज प्राग के स्वप्न को कुचलने के लिए अपने टैंक भेजता है, तो अफसोस ज़रूर हो, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपने चेक मित्रों के साथ मैंने भी कुछ महीनों के लिए वह स्वप्न जिया था, जो आज सोवियत टैंकों के नीचे लिथड़ा पड़ा है। मुझे अपने मोह भंग पर इतना दुख नहीं होता, सिर्फ रह रह कर अपनी बेबसी का एहसास ज़रूर कोसता है। यह चीज़ का दुख भी होता है कि मेरे लिए भविष्य में सोवियत संघ कभी वह नहीं रह सकेगा जो कभी था। हमेशा उस पर चेकोस्लोवाकिया की छाया मंडराती रहेगी। बचपन के स्वप्न की तरह वह हमेशा के लिए खो गया है। मैं यह बात उस बूढ़ी महिला से भी कहना चाहता हूँ, जो स्पेन में फ्रैंको के खिलाफ लड़ी थी। उन्होंने शायद यह कल्पना भी न की होगी कि हमारी बातचीत के सिर्फ 20 दिन बाद पुराने स्क्वायर की उस बेंच पर मुक्त फौज के सिपाही अपनी बंदूक से लैस होकर बैठे होंगे। किंतु यह बात मैं कहूँगा नहीं। आदमी की ज़िंदगी बहुत छोटी है, और वह चाहे कितना ही मजबूर क्यों न हो, अपनी एक ज़िंदगी में दो स्पेन नहीं जी सकता।